गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली क्लास जो थी उसमें हमने देख लिया था कि हमने जो कवर कर लिया था, एक हमने रिफॉर्मिस्ट और जो रिवाइवलिस्ट जो है उनके बारे में कवर कर लिया था, और साथ ही साथ हमने बैटल ऑफ प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी वो कवर कर ली थी। बैटल ऑफ प्लासी जो है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से बंगाल जो है वो अंग्रेजों के पास चला जाता है, एंड देन फाइनली बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर जिसके तहत जो है इनको जो है दीवानी राइट जो है वो मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ठीक है, तो क्लास जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये सब जो हो जाता है, बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, ये रिफॉर्मिस्ट और जो ये आपके रिवाइवलिस्ट जो है इनके बीच में वो आपका वो स्टार्ट होने जाता है, क्या कहते हैं, दरार जो है वो आनी शुरू हो जाती है। रिफॉर्मिस्ट जो होते हैं वो होते हैं जो चाहते हैं कि इंग्लिश जो है उसको पढ़ाया जाए, साइंटिफिक टेम्परमेंट रखते हैं, और जो आपके ये जो है रिवाइवलिस्ट जो है वो चाहते हैं कि बैक टू द वेदास, की जैसा जो है वेदों में जो बातें जो कही गई हैं वही सत्य हैं, और वेदों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो नहीं उठाना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो ये जो होते हैं ब्रिटिश जो होते हैं, अब इतना इन्होंने जीत लिया वहां से। इन्होंने, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वो जो पैसा वहां से जीतते हैं, ये जो सिराजुद्दौला की आर्मी उसके पास आ जाती है, देन उसकी वजह से वो क्या करेंगे, फ्रेंच जो है उनको हराना स्टार्ट करेंगे, और जो उसके बाद टैक्स कलेक्शन के थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो इंडिया से होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इंडिया ने जो है सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगहें जो है, ब्रिटेन जो है थोड़ी थोड़ी जगहें जो है वो जीती हैं। ठीक है, तो अभी मैप के थ्रू देखते हैं कि कितना जो है ब्रिटेन वो जीत चुका है और कितना जो है वो किस तरीके से आगे जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये वाली जगह जो है आरकॉट वाली जगह, वहां पे उन्होंने अपना नवाब जो है वो ऑलरेडी बिठाया हुआ है। ठीक है, बंगाल वाला एरिया उस टाइम पे, वेस्ट बंगाल जो है ये बंगाल के अंदर ही आता था, तो ये एरिया उन्होंने ऑलरेडी जो है ये ब्रिटेन के ऑलरेडी पास है। ठीक है, ये वाला एरिया, ये उड़ीसा वाला एरिया। ठीक है, और ये यूपी, और ये जो है दिल्ली वाला एरिया। यूपी, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है, दिल्ली वाला नहीं, अभी यूपी, बिहार और उड़ीसा वाला एरिया जो है, इससे वो टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि इतना एरिया ब्रिटिश के पास है, और यहां से नीचे से इतना एरिया जो है वो ब्रिटिश के पास है। ठीक है, अब ब्रिटिश जो है वो ये सोच रहे हैं कि पहले हम जो है ये मराठा जो है उनके पास उस टाइम पे बहुत सा एरिया जो है वो हुआ करता था। उस टाइम पे ये गुजरात वाला एरिया हो गया, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, ये सारा एरिया जो होता था ये मराठाओं के पास होता था। ठीक है, तो वो जो है उनके वेरियस पेशवास जो है वो बने हुए थे, तो वो जो थे पेशवा के अंदर रह के काम करके, और जो उनके नीचे जो थे वो लोग जो थे, जैसे होलकर हो गए, भोसले हो गए, आपने बाजीराव जो है वो देखी होगी। ठीक है, तो उसमें वेरियस जो है ये जो होते हैं जो उन जगहों पे राज किया करते थे, तो ये उनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे भोसले हो गया या वो सारे हो गए, तो वो सारे मिलके जो है मराठे मिलके इतने एरिया पे राज किया करते थे। अब अंग्रेज जो थे, ठीक है, मेन एरिया मराठाओं का ये वाला था। ठीक है, और यहाँ पे वो जो थे कब्जा करते जा रहे थे। अब अंग्रेजों को जो था वो ये डर था कि मराठे अब जो है यहाँ पे हमारे एरिया पे अटैक करेंगे। ठीक है, मराठे जो थे उनका कहना था कि हमें जो है डायरेक्ट दिल्ली के ऊपर अटैक करना है। ठीक है, तो अब अंग्रेज जो थे उनको ये था कि मान लो अब मराठे जो हैं या तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे या फिर वो दिल्ली पे करेंगे। अगर दिल्ली पे करते हैं तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे, देन दिल्ली के बाद मिलके हमारा नंबर ही आएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें जो है मराठाओं को अब जो है वो लाइन से हटाना है। ठीक है, तो इस वजह से एंग्लो मराठा वॉर्स जो है वो स्टार्ट होंगी, लेकिन उससे पहले जो है एक चीज और हो जाती है। ठीक है, मैसूर वाले एरिया में, ये वाला एरिया जो है मैसूर वाला एरिया, मैसूर वाले एरिया में क्या था, उस टाइम पे हैदर अली जो है वो रूल किया करता था। हैदर अली ने मैसूर पे पहले वाडियार हिंदू जो हैं वो रूल किया करते थे। हैदर अली उनकी आर्मी में एक सिपाही था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, इन वाडियार्स को हरा के, ठीक है, अंदर ही अंदर रिवोल्ट करके इन वाडियार्स को हरा के हैदर अली खुद जो है गद्दी पे बैठ गया। अब हैदर अली इतना एक्सपेंशनिस्ट है कि वो
यहाँ पे मराठाओं के ऊपर अटैक कर देता है, कभी वो नीचे ये जो हैदराबाद का निजाम जो है इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ब्रिटिश वालों ने सोचा कि क्यों ना ये बड़ी आर्मी लड़ने से पहले इस हैदर अली को जो है इसको हराया जाए, ठीक है। और मान लो इन केस हैदर अली कहीं मराठाओं को हरा देता है तो वो डायरेक्ट अब हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब एंग्लो मराठा वॉर प्लान करने से पहले ये जो है एंग्लो मैसूर वॉर जो होगी वो प्लान की जाएंगी। अब वो प्लान किस तरीके से की जाती है, अंग्रेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों के पास जाते हैं। ये तो ऑलरेडी उन्हीं का बंदा है, ठीक है, जो हैदराबाद का जो नवाब है ये ऑलरेडी अंग्रेजों का बंदा है। तो ये क्या करते हैं, ये पहले जाते हैं मराठाओं के पास, मराठाओं को जाके ये कहते हैं कि देखो इन दोनों को साथ में बिठाते हैं, मीटिंग करते हैं, इनको जाके बोलते हैं कि देखो ये जो है आपका ये जो हैदर अली जो है ये बड़ा सिरफिरा सा बंदा है, ठीक है, कभी ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता है, कभी ये नीचे अटैक कर देता है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि क्योंकि ये हमारा भी दुश्मन है, ठीक है, और तुम लोग जो हो तुम दोनों हमारे दोस्त हो। मराठा कहते हैं हम कब दोस्त बने, ठीक है, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम हमारे दोस्त ही हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों मिलके, हम तीनों मिलके हैदर अली के ऊपर अटैक कर देते हैं। मराठे जो होते हैं वो मान जाते हैं, ठीक है, और इसने तो ऑलरेडी मान नहीं था क्योंकि ये उन्हीं का बंदा है, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये लोग जो है मान जाते हैं और फाइनली जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो होनी होती है, एंग्लो मैसूर वॉर। मराठे मान जाते हैं इस बात के लिए, लेकिन हैदर अली जो होता है वो चालाक होता है। तो ये क्या करता है, पहले ही मराठा जो होते हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज कर देता है, ठीक है, मराठाओं को और इनको, इसको नवाब ऑफ हैदराबाद को, इनको व्हाट्सएप कर देता है कि देखो, साथ में इनको ये लालच दिया होता है मराठाओं और इसको अंग्रेजों ने ये लालच दिया होता है कि ये जो है इसकी ये जो टेरिटरी है इसको हम क्या करेंगे, हम आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। अंग्रेजों को क्या चाहिए था, उनको ये कोस्टल एरिया चाहिए था इतना सा कि यहाँ पे हम अपनी फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश कर लेंगे, ये वाला एरिया जो है, इधर वाला एरिया हम तुम्हें दे देंगे, इधर वाला एरिया हम निजाम को दे देंगे, ठीक है। हैदर अली इनको मैसेज करता है कि देखो तुम मेरा ये छोटा सा एरिया लेके क्या करोगे, ठीक है, क्यों ना हम ये बड़े एरिया के ऊपर अटैक करें मिलके तीनों एक साथ, ठीक है। तो ये लड़ाई जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मराठे और ये तीनों जो है इस बार मिल जाते हैं, ठीक है, हैदर अली की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये तीनों जो है ये मिल जाते हैं और ये मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज जो है जब वॉर जो है वो हो रही होती है तो अंग्रेज कहते हैं कि लड़ाई आप रोक दो, ठीक है, वो डायरेक्ट पहुंचते हैं हैदर अली के पास कि ये दोनों जो है ये किसी के भी दोस्त नहीं है, ये ना तो हमारे दोस्त है ना ये आपके दोस्त हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हम दोनों जो है हम दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, इनको छोड़ते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं तेरे से निपटने के बाद में। मराठों को कहते हैं सॉरी, हैदर अली को बोलते हैं सॉरी भाई हमसे हो गई गलती, आप ऐसे करो कि आप ना हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आप आज से हमारे दोस्त बन जाओ। तो कहते हैं ठीक है चलो। उसके बाद क्या कहते हैं, हमें ना एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करनी है। हैदर अली कहते हैं पैसे ना मांग लेना, कहते हैं नहीं नहीं सर पैसे नहीं मांगते, बल्कि पैसे तो हम देंगे आपको। आप ऐसे करो कि हमें जो है अपने एरिया में जो है वो करने की परमिशन दे दो, हमें बिजनेस करने की जो है यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन जो है वो दे दो। हैदर अली कहते हैं ठीक है कर लो ट्रेड। अब कुछ समय बीतता है, ब्रिटिश जो होते हैं ये दोबारा पहुंच जाते हैं इनके पास, इन दोनों के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं देखो हम तुम्हें कह रहे हैं हैदर अली जो है वो सही बंदा नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, तुम्हें पता नहीं है लेकिन वो करेगा, ठीक है, तुम्हें लग नहीं रहा उससे खतरा लेकिन तुम्हें उससे खतरा है। तो ये दोनों इसको जो है कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है। अब कन्विंस होने के बाद क्या होता है, ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई, ठीक है, उसमें कौन जीत गया, हैदर अली जीत गया, ठीक है। अब जब दोबारा इनको मना लिया तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है, एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हैदर अली जो होता है वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है, और हैदर अली बीमार पड़ने की वजह से हैदर अली की डेथ हो जाती है, ठीक है। हैदर अली की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा होता है टीपू सुल्तान, वो बन जाता है यहाँ का नवाब, ठीक है। मैसूर एरिया का नवाब कौन बन जाता है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान नवाब बन जाता है तो वो कहता है कि म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स के ऊपर जो है इनके बीच में संधि हो जाती है और टीपू को ये होता है कि हाँ मैं अपने फादर को जो है वो दफनाऊं या उनके रिचुअल्स वगैरह करूं या फिर लड़ाइयां लड़ता हूं, ठीक है। इस वजह से टीपू सुल्तान म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स के ऊपर जो है इनके ऊपर जो है वो कर लेते हैं, इनके साथ संधि कर लेते हैं और अंग्रेज जो होते हैं वो ये जंग जो होती है वो जीत जाते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एरिया अंग्रेज बोलते हैं कि सारा एरिया हम रखेंगे, ठीक है, ये छोटा सा एरिया जो है ये मराठों को कहते हैं तुम रख लेना,
और ये छोटा सा एरिया जो है वो नवाब ऑफ हैदराबाद जो होते हैं उसको दे देते हैं। नवाब कहता है मैं तो ये सारी जिंदगी नहीं जीत सकता था, ठीक है। अब बात जब हुई थी ना, जब डील हुई थी, तब ये डील हुई थी कि हम छोटा सा, अंग्रेजों ने बोला था हम छोटा सा एरिया रखेंगे, मैक्सिमम जो एरिया होगा हम तुम दोनों को दे देंगे, ठीक है। तो नवाब जो था उसको तो ये था कि मैं तो सारी जिंदगी नहीं जीत सकता था, नवाब ने चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लिया जितना उनको दिया। मराठे कहते कि हाँ इतना सा एरिया लेने से बेहतर है हम बिल्कुल ही ना ले, ठीक है। तो अंग्रेज कहते तुम्हारी मर्जी मतलब, तो अंग्रेजों ने ये सारा एरिया भी रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान जो था वो यहाँ पे छोटे से एरिया में अपना रूल जो है वो कर रहा था, ठीक है। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो होगी एंग्लो मैसूर वॉर। इसी बीच हुआ क्या कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हो गई, और जो ये जो था आपका 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हो जाती है, और ये जो है आपका ये टीपू सुल्तान जो होता है उससे काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है, और वो जो है वो बात करते हैं लिबर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सारी बातें जो है जब वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तब ये सारा जो है दोबारा आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, किन वजहों से हुई थी, क्या क्या बातें जो है उसमें की गई थी, ये सारा आपको वहां पे करवाया जाएगा। तो वो बात करते हैं लिबर्टी की। सबसे पहली बात जो है लिबर्टी की फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही की जाती है, ठीक है। तो जब वो बातें होती हैं ये जो टीपू सुल्तान जो होता है उससे काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान कहता है कि मैं इस लिबर्टी के तहत मैं ट्री ऑफ लिबर्टी जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा हमारा यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो यहाँ पे प्लांट किया जाएगा। इसकी मैसूर की राजधानी होती है श्रीरंगापट्टनम, वहां पे ये जो है हैदर अली जो है ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो प्लांट कर देता है। और उसी के साथ साथ अब ब्रिटिश जो होते हैं वो ये सारी चीजें जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उससे पूछते हैं कि लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या है। तो वो कहता है कि मैं जो है फ्रेंच की मदद से तुम्हें जो है यहां से खदेड़ के फेंकूंगा, ठीक है। अंग्रेज कहते हैं चलो देखते हैं, कोई ना। दूसरा, वहां पे फ्रेंच में जो है जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही होती है तो वहां पे जैकोबियन क्लब्स जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। तो अलग तरीके की उनकी वेशभूषा होती है, वो सारा जो है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में करवाया जाएगा, ठीक है। तो जैकोबियन क्लब जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। टीपू सुल्तान कहता है, व्हाट्सएप करता है कि मेरे को भी इसकी मेंबरशिप जो है वो दे दो, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरे को भी इसका मेंबर जो है वो बनाओ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि टीपू जो है वो इनका मेंबर बन जाता है। अब होता क्या है कि अब इसी वजह से जब ये सारी चीजें टीपू कर रहा होता है, ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है, तो अंग्रेजों के दिमाग में ये जाता है कि ये यहाँ पे लिबर्टी वगैरह की बातें करने लग गया है, तो बाकी जो स्टेट जो है जब उनके तक जो है ये बात पहुंचेगी तो वो भी हमसे लिबर्टी की मांग करेंगे, ठीक है। तो वो तो जो है जो हमारा जो प्लान जो है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। तब उन्होंने क्या किया, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो इसके खिलाफ जो है टीपू सुल्तान के खिलाफ वो स्टार्ट कर दी, ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसमें क्या होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किसके द्वारा स्टार्ट की गई, कॉर्नवालिस के द्वारा। इसकी भी स्टोरी है कॉर्नवालिस की। ये क्या था, गवर्नर जनरल था इंडिया का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले इसकी भी एक बैकग्राउंड की स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि 1776 के बीच से लेके 1783 के बीच में जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो चल रही थी। कहां पे, अमेरिका में, ठीक है। तो वहां पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो चल रही थी, और वो वॉर जो थी वो ब्रिटिश हार गए थे। ब्रिटिश हार जाते हैं और अमेरिकन जो होते हैं वो वॉर जीत जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये वॉर हो रही होती है तो उनका जो आर्मी कमांडर जो होता है, आर्मी कमांडर वो होता है कॉर्नवालिस, वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा होता है। लेकिन वहां पे इस बंदे ने बहुत धीरे जो है वो फैसले लिए होते हैं, बहुत स्लोली इस बंदे ने फैसले लिए होते हैं। तब उसी वजह से ब्रिटिश जो है इनकी वजह से इस बंदे की वजह से वॉर जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके जो जब ये हार के मुंह काला सा मुंह लेके, ठीक है, जंग में वो जो है दाग धब्बे लगे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे काला सा मुंह लेके ये वापस आ जाता है इंग्लैंड में, ठीक है। तो जब इंग्लैंड में आता है तो इसके फादर जो होते हैं वो एमपी होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी होते हैं। और जो किंग जो होते हैं वहां पे जो रूल कर रहे होते हैं इंग्लैंड के ऊपर, किंग या क्वीन उस टाइम पे जो भी, वो उसके काफी खास होते हैं, ठीक है। इसके फादर, कॉर्नवालिस के फादर, तो इसको कहते हैं कि कॉर्नवालिस को कहते कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, हार गया तो क्या हो गया, ठीक है, मैं तुझे इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लगवा के भेजूंगा, ठीक है।
तो वो इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लगवा के भेज देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ इस टाइम की बात है, ठीक है, 1789 की, ठीक है, जब ये यहाँ पे हार चुका है। 83 में ये वॉर जो है वो खत्म हो गई, ये हार गया। ठीक है, इसको इंडिया भेजा। जब इसको भेजा ना तो इसके कान में इसके पापा ने बात की, कहते देख अमेरिका में तूने कटवा दी नाक, ठीक है, अब इंडिया में जाके वो काम मत करना, जल्दी जल्दी फैसले लेना, ज्यादा जो है ज्यादा टाइम मत लगाना, और वहां पे मेरी नाक जो है वो मत कटवा देना। कहता ओके पापा। ये पहुंच गया, वापस इंडिया आ गया। ठीक है, अब 1789 आया और इधर ये जो है ये ट्री ऑफ लिबर्टी जो है ये टीपू सुल्तान ये लगा चुका है। ठीक है, तो लिबर्टी की मांग कर रहा है। अब ये बंदा कॉर्नवालिस क्या करेगा, अब इसको अपने पापा की बात याद आएगी कि फैसले जो है वो धीरे नहीं करने, ये फटाफट से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है टीपू सुल्तान के अगेंस्ट वो क्या कहते हैं शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार जाएगा। ठीक है, अब जब हारेगा तो इसको जो है इनके बीच, जब हारेगा तो इनके बीच में एक मीटिंग होगी। ठीक है, उस मीटिंग में क्या कहा जाएगा, थर्ड मीटिंग में जब ये हार जाएगा कि तुझे जो है 3 करोड़ 60 लाख का जुर्माना जो है वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, टीपू सुल्तान डर जाएगा, कहता है यार इतना पैसा, 3 करोड़ 60 लाख। तो ये कहता है 3 करोड़ 60 लाख मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो अपनी तलवार भी नहीं है, मेरी तलवार तो विजय माल्या लेके बैठा है। ठीक है, तो ये कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो कहता है कॉर्नवालिस कहता अच्छा ठीक है, ऐसे कर, जितने हैं पैसे उतने दे दे, और साथ में ये जो तेरे बच्चे दो बच्चे खड़े यहाँ पे हंस रहे हैं ना, उसको ये ले जाता है। कहता है जब तेरे पास पैसे होंगे इनको छुड़वा के ले जाना। तो टीपू सुल्तान के दिमाग में पड़ा था, कहता है यार ये तो किडनैपिंग सी हो गई। ठीक है, तो उसको किडनैपर्स वाली फीलिंग आई उससे, अंग्रेजों से। इसी चक्कर में टीपू सुल्तान, अब जब उनके बच्चे ले जाते हैं, इसी चक्कर में टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो लड़ेगा और उसमें हार जाएगा और फाइनली मर जाएगा। ठीक है, अब अंग्रेज क्या करेंगे इस एरिया में, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में कौन रूल कर रहे थे, वॉडियार जो हैं वो पहले रूल कर रहे थे। अब अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज इनको बोलेंगे, वॉडियार किंग्स को बोलेंगे, हिंदू वॉडियार किंग को, उनकी एक जो है रानी होती है उनको बोला जाएगा कि हम यहाँ पे रूल नहीं करेंगे। ठीक है, आपका एक बच्चा है, हमने सुना है 5 साल का, ठीक है, उसको हम यहाँ पे किंग बना देते हैं। ठीक है, आप रूल करना, ठीक है, रूल आप करना, ऑर्डर जो है वो हमारे चलेंगे। ठीक है, आपको बस जो है वहां पे हस्ताक्षर जो है वो करने हैं। ठीक है, रानी बड़ी खुश हो जाती है कि इन्होंने, मुस्लिम्स ने तो हमारे साथ ऐसा किया, हमारे लोगों ने हमें धोखा देके हैदर अली का साथ दिया, और अंग्रेज तो कितने अच्छे हैं, ठीक है, हमें वापस जो है वो राजा बना दिया, हम तो सारी उम्र नहीं राजा बन सकते थे। अब यहाँ पे साउथ में कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने इनका दिल जीत लिया। ये जो था ये ऑलरेडी अंग्रेजों के साथ ही था, और यहां पे साउथ में कभी भी रिवोल्ट जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होंगे। तो ये सारी कहानी आपकी एंग्लो मैसूर वॉर्स की। ठीक है, अब मैसूर जीत चुके हैं, अब बारी आएगी मराठास की। ठीक है, अब इसी तरीके से मराठास के साथ जो है इनकी लड़ाइयां जो है अंग्रेजों की वो होंगी। जब यहाँ पे एक चीज और है, जब यहाँ पे ये जो है ब्रिटिश जो है जीत जाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जीते थे, तो उन्होंने मराठास जो थे उनको छोटा सा हिस्सा ऑफर किया था, और छोटा सा हिस्सा जो था इसको ऑफर किया था। तो उसके ऊपर जो है मराठा का इंग्लैंड का जो यहाँ पे जो ऑफिसर होता है वो लेटर लिख के भेजता है इंग्लैंड में कि वी हैव मेड आवर एनिमी वीक। ठीक है, कि जो हमारे दुश्मन जो थे उनको हमने वीक कर दिया। दुश्मन कौन, इनके मैसूर वाले कौन, टीपू सुल्तान, कि टीपू सुल्तान जो है उसको हमने वीक कर दिया विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड स्ट्रॉन्ग, कि इनको हमने स्ट्रॉन्ग भी नहीं किया। ठीक है, इनको स्ट्रॉन्ग किए बिना हमने अपने दुश्मन जो था उसको वीक कर दिया है। ठीक है, अब हमारे लिए मैसूर जीतना जो है वो काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रिटिश जो है मैसूर जो है वो जीत चुके हैं। ठीक है, अब अगली बारी आनी है किनकी, मराठास की। ठीक है, अब अंग्रेज जो थे, क्योंकि इनको दोस्त बनाया हुआ था मराठास को। ठीक है, अब अंग्रेज जो थे वो इस बात का वेट कर रहे थे कि मराठास जो है वो कुछ ना कुछ करें ताकि मराठास के ऊपर जो है हम अटैक करें। ठीक है, लेकिन उसी बीच क्या हुआ, मराठास आपस में ही लड़ पड़े। ठीक है, मराठास आपस में क्यों लड़ पड़े, एक बंदा था रघुनाथ राव, ये कहता कि मुझे जो है RAO, ये कहता मुझे जो है पेशवा बना दो। ठीक है, यहाँ पे मराठा एरिया का मुझे जो है पेशवा बना दो। इनमें से बीच में से कुछ बंदे उठ के बोले कि हमने सुना है कि जो पिछला पेशवा जो था उसको तूने ही मारा है। ठीक है, तो हम जो है
तुझे जो है नहीं बनाएंगे, बल्कि तेरी जगह एक ऐसे बच्चे को जो है पेशवा बनाया जाएगा जो अभी 3 दिन पहले ही पैदा हुआ है। ठीक है, जो 3 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ है उसको पेशवा बनाया जाएगा, तुझे पेशवा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि एक मर्डर जो है वो किस तरीके से पेशवा बन सकता है। ये क्या करता है, रघुनाथ राव क्या करता है, ये अंग्रेजों के पास चला जाता है। ये कहता है कि अगर तुम मुझे पेशवा बनवा दो, ठीक है, तो मैं जो है जो मुंह मांगी कीमत मांगोगे तुम, वो तुम्हें दे दूंगा। अंग्रेज कहते हैं यहां पे बॉम्बे के पास ना 2 आइलैंड्स हैं, ठीक है, सेल्सेट और बेसेंट, ठीक है, वो आइलैंड्स जो है वो हमें चाहिए, ठीक है, और हम मराठा जो है वो पेशवा जो है वो तुझे बनवा देंगे। ठीक है, वो कहता है डन। अंग्रेजों को क्या करना था, यहाँ पे कुछ आइलैंड जो है वो मिला के वो बाद में उसको बॉम्बे जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उनको अंग्रेजों को वो जो आइलैंड जो थे वो चाहिए थे। ठीक है, अंग्रेज कहते हैं डन। ठीक है, अंग्रेज पहुंच गए अपनी फौज लेके, ठीक है, यहां से भी फौज आई, यहां से भी फौज आई। ठीक है, शुरू में तो मराठा हारे, ठीक है, लेकिन मराठा जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो था उसमें बहुत अच्छे थे। ठीक है, शुरू में हारे, जैसे ही अंग्रेज पूरी तरीके से मराठास के अंदर जो है इन एरियाज के अंदर एंटर कर गए, मराठाओं ने उनको पहाड़ों में घेर घेर के मारा। ठीक है, उनको रास्ता ना मिले कि भागे कहां से। बाद में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या बोला, ये जो था आपका सिंधिया था, और सिंधिया के साथ साथ जो आपका पेशवा बाजीराव 2 था, पेशवा बाजीराव 2 और सिंधिया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वहां पे। अंग्रेजों ने क्या बोला, सिंधिया को बोला, सिंधिया को कॉल की, देखो भाई ये जो है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो बड़ा रघुनाथ राव जो है बड़ा मक्कार आदमी है, हम इसकी बातों में चिकनी चुपड़ी बातों में हम इसकी बातों में आ गए, तो हमसे जो है बहुत बड़ी गलती होगी, आप हमें माफ करो, हम आपके एरिया में कभी नहीं आएंगे आज के बाद। सिंधिया कहता है ऐसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, नाफरमानी तुमने की है तो नाफरमानी का क्या लगता है, फाइन लगता है। अंग्रेज डर गए, कहते हैं अभी बहुत तगड़ा फाइन मांगेंगे, क्योंकि अभी पीछे हम जो है 3 करोड़ के आसपास फाइन जो है इनसे मांग के हटे। हैदर अली से मांगा था हमने 3 करोड़ 60 लाख आई थिंक, हाँ 3 करोड़ 60 लाख का फाइन जो है अभी मांग के हटे, तो ये पता नहीं 6 करोड़ ना मांग ले हमसे। सिंधिया को बोलते हैं अच्छा सर बताओ कितना फाइन लगेगा, ये कहता पूरे 2000 रुपए। अंग्रेजों की जान में जान नहीं, कहते बस 2000 रुपए, तो ये कहता हाँ, तो 2000 रुपए दिए इन्होंने और ये वहां से निकल आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो पहली एंग्लो मराठा वॉर जो है उसमें कौन विक्टोरियस रहे, विक्टोरियस रहे उसमें मराठास। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सिंधिया और जो पेशवा बाजीराव जो होते हैं ये मिलके क्या कर देते हैं, ये मिलके होलकर होता है एक बंदा, होलकर इन्हीं के बीच में ही होता है, मराठास के बीच में, इसके भाई और बेटे का कत्ल कर देते हैं, ब्रदर एंड सन, ये दोनों मिलके इसके भाई और बेटे का कत्ल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कत्ल करने के बाद ये जो होलकर होता है ये कहता है सिंधिया को तो मैं बाद में मारूंगा, पहले मारूंगा बाजीराव 2 को। ठीक है, अब मीनवाइल क्या होता है, सिंधिया जो होता है ये ग्वालियर चला जाता है। ठीक है, ये चला जाता है ग्वालियर। बाजीराव 2 को पता चलता है कि होलकर जो है वो मेरे पीछे है, तो ये डरने लग जाता है। ठीक है, तो ये होलकर को मैसेज करता है, कहता भाई कहां पे है तू। होलकर कहता है मैं तो ग्वालियर आया हूं, तो कहता है ये सिंधिया कहता है मैं तो ग्वालियर आया हूं, तो ये कहता है होलकर तो यार मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो कहता है तो ऐसे करो, ये ब्रिटिश वालों से अभी हमने संधि की तो है, ठीक है, दोस्त है अपने, तो तू उनको बुला ले। तो ये क्या करता है, पेशवा बाजीराव 2 क्या करता है, ये खुद ही अंग्रेजों के पास चला जाता है। ठीक है, मदद मांगने के लिए। अच्छे भले अंग्रेज बाहर थे, ठीक है, इनसे डरते थे, मराठाओं से डरने लग गए थे, क्यों, क्योंकि अभी घेर घेर के मारे हैं उनको। पेशवा बाजीराव 2 खुद ही पहुंच जाता है अंग्रेजों के पास। ठीक है, कि सर ऐसे करके होलकर जो है वो मेरे पीछे है, तो आप मेरी रक्षा के लिए आ जाओ। ठीक है, अंग्रेज जो है वो कह देते हैं ओके डन। यहीं पे होगी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, ये होलकर जो होता है, ये अंग्रेज जब इसकी मदद के लिए आते हैं तो वो आते आते ना होलकर को व्हाट्सएप कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं हमने सुना है कि तू जो है पेशवा बाजीराव को मारना चाहता है, तो वो कहते हैं क्या कहते हैं आपके, ये जो है होलकर कहते हैं हाँ मारना चाहता हूं। तो कहते हैं अगर इन केस
हम खुद अगर बाजीराव पे अटैक कर दें तो तू इसकी मदद के लिए तो नहीं आएगा। होलकर कहता है नेवर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब ये भी सिंधिया भी यहां पे नहीं है, ठीक है। अंग्रेज क्या करते हैं, सीधा पेशवा बाजीराव टू के ऊपर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो घोषित कर जाते हैं, ठीक है। ये हार जाता है, देन उसके बाद धीरे धीरे ये सिंधिया को हराएंगे, होलकर को हराएंगे, देन एक भोंसले होते हैं उनको हराएंगे, और इसी तरीके से ये जो है सारा का सारा मराठा किंगडम जो है ये इनके पास आ जाएगा, ठीक है, अंग्रेजों के पास आ जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये सारों को बोल दिया जाएगा कि ठीक है तुम लोग ऐसे करो, तुम्हें जो है हम गद्दी से रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है, तुम गद्दी पे बैठे रहो, हुक्म हमारा चलेगा, साइन तुम्हारे होंगे, ठीक है, जो हम बोलेंगे तुम्हें करना होगा। इनको पपेट की तरह जो है वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इनका जमीर जो है वो दोबारा से जागता है कि छत्रपति शिवाजी राव की जमीन है ये, ठीक है, और हम कैसे किसी जो दूसरा इंसान जो है उसके तहत रह के हम काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी बीच में होगा क्या कि इनका जब जमीर जागेगा तो ये खुद ही अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो जंग जो है वो कर देंगे। लेकिन जब सेकेंड एंग्लो मैसूर मराठा वॉर जो है ये हुई थी, तब अंग्रेजों ने इनको बोला था कि तुम ऐसे करो, बोलेंगे हम, ठीक है, करना तुम लोगों ने, साइन तुम्हारे होंगे, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्योंकि तुम्हारी आर्मी जो है वीक है, तुम ऐसे करो हमारी आर्मी रख लो, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आर्मी जो थी वो यहाँ पे मराठाओं के पास स्टेशन कर दी, ठीक है। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर जब होती है तो ये मराठा जो होते हैं ये कहते हैं हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो जंग कर दें, ठीक है। तो अंग्रेज कहते हैं कर दो जंग, तो कहते हैं वो जो तुम्हारी फोर्स है हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है ये जो अंग्रेज जो है उनके खिलाफ जंग जो है वो कर दो। तो वो कहते हैं अरे फोर्स तो आपकी है, हमारी फोर्स थोड़ी है वो, आप उस हमें रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप उनको ऑर्डर करो, ठीक है। तो ये उनको ऑर्डर करते हैं, तो वो फोर्स इन्हीं को पकड़ लेती है, और इसी के तहत जो सारा मराठा एम्पायर जो होता है यहाँ तक मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सारा जो है ये अंग्रेजों के पास आ जाता है, ठीक है। अब कौन सा एरिया बच गया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये अफगानिस्तान, यहाँ पे रंजीत सिंह जो है ये अफगानिस्तान जो है इनके साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। हरि सिंह नलवा जो है उनको अफगानों के साथ लड़ने के लिए जो है वो लगाया हुआ है। ये सारा पाकिस्तान उस टाइम पे सारा इंडिया का पार्ट हुआ करता है, ठीक है। ये सारा ऊपर का एरिया ये बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो अब अंग्रेज जो थे, अब उन्होंने अगला प्लान क्या बनाया कि हमें जो है पंजाब जो है उसके ऊपर कब्जा करना है, लेकिन वो जो थे वो सिखों से डरते थे, रीजन बीइंग के उनको इतना पता था ये जो अफगान जो है इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता। अगर महाराजा रणजीत सिंह जो है उन्होंने अगर अफगान जो है उनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये पंजाब के ऊपर अटैक करने से रुकते थे। उसके अलावा पंजाब का एरिया जो है वो काफी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। और उसके अलावा उनको ये भी पता था कि ये जो है ये मुगलों के साथ भी पंगा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके अलावा ये राजस्थान का एरिया हो गया, ये थोड़ा सा गुजरात का एरिया हो गया, ये सिंध वगैरह, ये सारा एरिया, इतना बड़ा एम्पायर होता था पंजाब एम्पायर। तो इतने बड़े एम्पायर के ऊपर वो जो है रिस्क जो है वो लेना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने 1809 में ही पंजाब में रंजीत सिंह जी के साथ संधि कर ली थी कि ये जाती है सतलुज रिवर, ठीक है, ये ऐसे करके सतलुज रिवर जो है ये जाती है। तो आप ऐसे करो, सतलुज रिवर के ऊपर वाला एरिया जो है उसके ऊपर आप राज करो, इसके नीचे वाला एरिया जो है इसके ऊपर हम राज करते हैं, ठीक है। ना आप हमारी टेरिटरी में आना, ना हम आपकी टेरिटरी में आएंगे, ठीक है। सतलुज रिवर ना आप पार करना ना हम पार करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में जो है संधि जो है वो हुई थी। आ, 1809 में ये संधि जो है ये ऑलरेडी हो चुकी थी। अब अंग्रेज जो थे ये क्या करना चाहते थे, ये संधि जब हो चुकी थी तो मीनवाइल धीरे धीरे क्या हो गया, 1809 में संधि होती है, ठीक है। 1764 में ये बंगाल जीत जाते हैं, ठीक है, बंगाल जीत लिया था इन्होंने। 1799 में इन्होंने क्या किया था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर जो है वो जीत चुके थे, ठीक है। उसके बाद 1818 में थर्ड मराठा वॉर जो है उसके तहत इन्होंने पूरा का पूरा ये जो मराठा रीजन जो था वो जीत लिया था, ठीक है।
अब 1809 में वो संधि हुई है, ठीक है, और ये तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक महाराजा रणजीत सिंह जो है उनकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक पंजाब के ऊपर ये आंख भी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो 1839 में रणजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये फाइनली प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि इनके ऊपर जो है हम अटैक करने की ये सोचना शुरू करते हैं कि हम जो है इसके ऊपर जो है अटैक करेंगे पंजाब के ऊपर। लेकिन मेनवाइल क्या होता है, यहां पे जो रशिया होता है, रशिया का जार जो है वो क्या करता है, उसको भी इस चीज का पता चल जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो अपनी फोर्सेस लेके यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने का प्लान जो है वो बना लेता है, अपनी फोर्सेस लेके वो इधर आना शुरू हो जाता है। ब्रिटेन वालों को जब ये बात पता चलती है कि ये जो है अफगान की तरफ आ रहा है, तो वो कहते हैं कि पहले हम ही क्यों ना इन अफगान के ऊपर जो है कब्जा कर लें, ठीक है, देन बाद में देखा जाएगा बाद में क्या करना है। रादर देन वो इतना बड़ा जार जो है या इतना बड़ा रशिया जो है वो यहाँ पे आके अटैक कर ले, देन उसके बाद वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो उससे पहले हम ही वहां पे अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं और हम ही पठान जो है उनके ऊपर राज करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि अब यहाँ पे राजस्थान में आपका जो अफगानिस्तान है वहां पे जाना कैसे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो रणजीत सिंह के साथ संधि हुई है कि ना जो ये सतलुज रिवर जो है ना हम पार करेंगे ना उधर से तुम पार करना। अब ये क्या करते हैं, अब अफगानिस्तान तो पहुंचना है, तो ये क्या करते हैं, यहां से प्लान बनाते हैं कि यहां से सिंध के थ्रू होते हुए, अब सिंध जो है वो इनका ऑलरेडी दोस्त है, ठीक है, ब्रिटिश वालों का ऑलरेडी दोस्त है, तो ये क्या करते हैं, हम सिंध से होते हुए अपनी आर्मी को यहां पहुंचाएंगे अफगानिस्तान में, और पठान जो है उनके साथ लड़के अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर कब्जा जो है वो कर लेंगे। ये प्लान बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। पहले प्लान यही था कि पंजाब के ऊपर अटैक करना है, लेकिन जार के आने की वजह से पंजाब थोड़ी देर के लिए और बच गया। अब क्या होता है, यहां पे पहुंच जाती है ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी को ये पठान जो है इतनी बुरी तरीके से हराते हैं कि उस दिन शाम को ये लोग जो है ये बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार आज बेइज्जती जो है वो ज्यादा हो गई, ठीक है, ब्रिटिश वाले बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि आज बेइज्जती जो है वो ज्यादा होगी, पठानों ने बड़े इजीली हरा दिया हमें, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये सब कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं, एक बंदा जो है इनमें से एक आइडिया लेके आता है कि हम ऐसे करते हैं, क्यों ना हम एक बड़ी जंग जो है वो जीत लें ताकि ये जो बेइज्जती हुई है हमारी वो धुल जाए, ठीक है। तो उसके अलावा इंडियंस जो थे उनको हमेशा से ये लगता था कि ये जो ब्रिटिश जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि उन्होंने मुगल्स को हरा दिया था, ये जो थे इनको हरा दिया था, इनकी साइकी जो है वो इस तरीके से डेवलप की गई थी। दूसरा मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी व्हाइट मैन बर्डन स्टोरी वाली, ठीक है, कि ये जो होते हैं ये अंग्रेज जो है ये काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो उस वजह से इनके दिमाग में हमेशा से ये बिठाया गया था कि ब्रिटिश जो है वो इनविंसिबल है, ठीक है, उनको हराया नहीं जा सकता, वो हर जंग जीतते हैं। तो ये प्लान किया गया कि एक जंग जो है वो हमें जीतनी है ताकि इंडियंस के दिमाग में ये ना आ जाए कि ब्रिटिश भी हार सकते हैं, ठीक है। तो एक तो जंग जीतने का फायदा जो है वो एक तो ये होगा कि जो पिछली बेइज्जती होगी वो धुल जाएगी, और इंडियंस जो होंगे उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ब्रिटिश जो है वो हार सकते हैं, ठीक है। अब प्लान किया गया कि जीते क्या, ठीक है। तो उन्होंने बोला, किसी एक बंदे ने आइडिया दिया कि क्यों ना सारे पंजाब को जीत लिया जाए। तो अंग्रेज कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो ये जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है उनकी डेथ हुई है, और सिखों में ऑलरेडी आक्रोश आ जाएगा कि अगर हम जो है इनके ऊपर अटैक कर देंगे और वो इकट्ठे होकर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, हम मर जाएंगे, फिर से डबल बेइज्जती हो जाएगी। तो वो प्लान बनाते हैं कि फिर ऐसे करते हैं, ये जो सिंध वाला एरिया जो है क्यों ना इसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, ठीक है। वो कहते हैं नहीं नहीं यार, सिंध तो अपना दोस्त है, हमारी हर बात मानता है वो, ठीक है। वो कहते हैं नहीं देखो, इसके दो फायदे होंगे, ठीक है, एक तो बेइज्जती जो है वो धुल जाएगी और लोगों के दिमाग में ये जाएगा कि अच्छा ये लोग जो है ये हमसे जो है हम जो है इनविंसिबल है। कहते हैं नहीं नहीं, कोई और प्लान बताओ। कहते फिर ऐसे करते हैं, हमने पंजाब जो है उसके ऊपर अटैक तो करना ही करना है, ठीक है, और कल को जार हो सकता है दोबारा आ जाए, हमें अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करना पड़ जाए, तो रादर देन अगर हम सिंध के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो हमें इनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि हमारी आर्मी जो है वो यहाँ से जाने दो, ये जगह जो है ये अपनी हो जाएगी, यहाँ पे अपनी आर्मी जो है वो स्टेशन कर देंगे, और यहाँ पे भी सतलुज नदी के पास भी अपनी आर्मी जो है वो स्टेशन कर देंगे। कल को पंजाब के ऊपर अटैक करना ही है हमें, वहां पे आसानी हो जाएगी, और इनकेस पंजाब पे अटैक नहीं भी करते तो कल को अफगानिस्तान पे अटैक करना पड़ सकता है, तो वहां पे भी आसानी हो जाएगी। तो सिंध जो है उसको जीत लेते हैं, ठीक है। तो सिंध में एक ब्रिटिश जो है ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है जेम्स आउटरैक, उसको कॉल की जाती है, उसको बोला जाता है कि तू ऐसे कर सिंध को जीत ले। वो कहता है नहीं यार, सिंध वाले तो मेरे दोस्त है, हर बात मेरी मानते हैं, कोई बुरी चीज नहीं उन्होंने की। कहते हैं नहीं, तुझे उसको जीतना है। कहता मैं नहीं जीत सकता उसको। कहते फिर ऐसे कर, तू वापस आ जा,
ठीक है। तो जेम्स आउटरैम जो होता है उसको वापस बुला लिया जाता है, उसकी जगह चार्ल्स नेपियर जो है, चार्ल्स नेपियर उसको भेजा जाता है। उसको कहा जाता है कि तूने वहां पे जाके कैसे भी करके सिंध जो है उसको जीत के आना है, ठीक है। जरूरत है बहुत जल्दी सिंध की, ठीक है, सिंध को जीतना है। ये जब वहां पे जाता है ना तो उससे पहले ही अपने फ्रेंड जो होता है उसको एक बात कह के जाता है, उसको एक लेटर दे के जाता है। उस लेटर में वो क्या लिखता है, वी हैव नो राइट टू सी सिंध, कि हमें सिंध के ऊपर कब्जा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, बट आई शैल डू सो, लेकिन मैं करूंगा। एंड व्हाट अ एडवांटेजियस पीस ऑफ ह्यूमन रेस्केलिटी इट शुड बी, कि एक बड़ा रास्कल सा काम होगा, बड़ा नटखट सा काम होगा कि एक ऐसा देश जो हमारी सारी बातें मानता है, ठीक है, हम फिर भी उसके ऊपर जो है अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन इसके फायदे जो है वो बहुत होंगे, ठीक है। एक नटखट सा काम है लेकिन उसकी एडवांटेजेस जो है वो बहुत होंगी आगे जाके फ्यूचर में। और इसी के साथ ये पहुंच जाता है सिंध में, ठीक है। सिंध में पहुंचता है तो जो सिंध का जो वहां पे जो बंदा रूल कर रहा होता है तो उसको कहता है कि चलो लड़ाई लड़े। तो सिंध वाले कहते हैं नहीं जी हमारे तो हाथ खड़े, हमने तो लड़ना ही नहीं। कहते क्यों नहीं लड़ना? कहते तुम यार मशीन गन लेके हमारे पास आज तुम्हारे साथ लड़ने के लिए चाकू भी नहीं है, तो हमने तो पहली हार मान लिया। कहते यार ऐसा ना करो, लड़ाई तो हमें लड़नी होगी, थोड़ा गुस्सा लेके आओ तुम। कहते वो अलग शायराना हुए हुए हैं सिंध वाले, कहते आजकल हमें गुस्सा ही नहीं आता। वो कहता है कुछ चलो कुछ बताओ, मतलब ऐसा क्या करूं मैं कि तुम्हें ये आ जाए, कोई कारण बताओ जिससे जो है तुम्हें जो है वो गुस्सा आ जाए। वो कहते हैं आजकल कारण ही नहीं बनते। कहते कोई रीजन तो होगा। तो वो कहते हैं कि कुछ भी करना, जो हमारी इमाम गाहें हैं ना, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस जो है उसके ऊपर अटैक ना करना। चार्ल्स नेपियर जो होता है उसको जो है वो मिल जाता है, रीजन मिल जाता है, तो वो जो है इनकी इमाम गाहें जो इनके ऊपर अटैक कर देता है और ये वापस में रिटेलिएट कर देते हैं और फाइनली ये जो है जंग हार जाते हैं और ये जो है ये एरिया भी ब्रिटिश का हो जाता है, ठीक है। सिंध अब जीत चुके हैं, अब बारी है नेक्स्ट पंजाब की, ठीक है। तो पंजाब में क्या होता है, जब इनकी डेथ हो गई थी 39 में डेथ हो जाती है, ठीक है। 1845 में ये लोग जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 6 साल हो चुके हैं डेथ को, ठीक है। इनकी रणजीत सिंह की डेथ को 6 साल हो चुके हैं। 5 साल का दिलीप सिंह जो है वो किंग बना हुआ है वहां पे पंजाब में, ठीक है। और जब डेथ हुई उसके 1 साल के बाद ही पंजाबियों ने क्या किया, अपने 3 प्रिंसेस जो थे उनका कत्ल जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। आपके ये जो है नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह और अमर सिंह, शेर सिंह, ठीक है। नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह और शेर सिंह, इन तीनों का कत्ल जो है ये कर चुके हैं। अमर सिंह की स्टोरी कुछ अलग है, पंजाब हिस्ट्री में वो करवाऊंगा, ठीक है। तो इन तीनों को जो है वहां पे कत्ल ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 साल का दिलीप सिंह जो है वहां पे रूल कर रहा है। तो ये पंजाबी क्या करते हैं, एक दिन दूरबीन लगा के देखते हैं कि ये जो गोरी फौजें जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो रही है, इसकी दूसरी बात, ठीक है। और सिंध में भी उन्होंने बहुत सी गोरी फौजें जो है वो लगा दी हुई है, ठीक है। तो पंजाबी जो है वो देखते हैं दूरबीन से, तो देखते हैं कि यार ये इतनी फौजें लगी हुई हैं, तो क्यों ना अपन नहर टप के चलिए, तो पहले ही गोरे को मार दिए, ठीक है। तो वो ये प्लान बनाते हैं कि हम खुद ही सतलुज रिवर जो है वो क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे इनको, यहाँ पे फरीदकोट के आसपास पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी उनकी जो है फौज जो है वो इकट्ठी हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों की। तो ये क्रॉस करते हैं, ये सतलुज रिवर क्रॉस करते हैं और अंग्रेज जो है वो खुश हो जाते हैं कि देखो ट्रीटी जो थी उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई ना तुम्हारी फौजें इस साइड आएंगी ना हमारी फौजें उस साइड जाएंगी, तुमने ट्रीटी तोड़ दी तो अब तो लड़ाई होगी, ठीक है। तो बड़ी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो होती है, सिख एंग्लो वॉर जो है वो होती है और जो है आपके ये जो होते हैं अंग्रेज जो होते हैं वो सिखों को हरा देते हैं। अब सिखों को हराने के बाद जो वो ट्रीटी होती है, ठीक है, ट्रीटी का नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, जब अच्छे से दोबारा करेंगे तब ट्रीटी का नाम लिखवा दूंगा, ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी में क्या होता है, ट्रीटी में कहा जाता है कि एक दिलीप सिंह जो है वो किंग रहेंगे, फिर क्या हो गया उनकी उम्र 5 साल है तो, ठीक है, किंग रहेंगे वो। सेकंड, जो रानी जिंदा जो है वो उनके एडवाइजर, ये जो है पॉलिटिकल एडवाइजर जो है वो रहेंगी, ठीक है। तो क्या होगा उनकी पॉलिटिकल नॉलेज जो है वो उनको नहीं है, ठीक है। सिख बड़े खुश हो गए, कहते ठीक है हमारा बंदा जो है, हमारा सिख जो है, हमारे दिलीप सिंह जो है उनको आप किंग रहने दे रहे हो, हमें ये बात बड़ी पसंद आई। और रानी जिंदा जो है वो जो है अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन करके रखेगी, वो बात भी हमें बड़ी पसंद आई। कहते लेकिन एक चीज है, हमें 2.5 करोड़ जो है वो आपको देने होंगे, ठीक है, 2.5 करोड़ का फाइन जो है वो आपके ऊपर लगाया जाएगा। सिख कहते हैं देखो 2.5 करोड़ तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करो किस्तें बांध लो तुम, ठीक है, किस्त ले लिया करना, ठीक है, बाकी देख लेंगे, ठीक है, चुका दिया करेंगे तुम्हारी किस्त। चौथा उनको बोला कि तुम्हारा जो जगह जो है यहाँ पे हमारी आर्मी जो है उसको स्टेशन किया जाएगा, ठीक है। तो अपनी आर्मी जो है ये यहाँ पे स्टेशन कर दी गई, इनकी अंग्रेजों की आर्मी
यहाँ पे स्टेशन कर दी जाती है। उसी के साथ क्या होता है, ब्रिटिश इंटरवेंशन जो है वो पंजाब में वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 1 महीने बाद जो है वो दोबारा आते हैं ब्रिटिश, कहते हैं जो आपकी ये जो रानी जिंदा जो है ना, इनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है इतनी। ठीक है, तो इनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, तो हम चाहते हैं कि दिलीप सिंह जो है वही आपके वो रहे, ठीक है, किंग रहे, लेकिन रानी जिंदा जो है उनको उनके पद से हटा दिया जाए, हम इनको पेंशन दे दिया करेंगे। ठीक है, तो इनको पेंशन पे लगा दिया जाता है, लेकिन ये दखल अंदाजी नहीं करेंगी हमारी पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसके बदले हम क्या करते हैं, हम 8 सिख जो होते हैं उनकी एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, वो कमेटी दिलीप सिंह को एडवाइस करेगी कि उनको क्या काम जो है वो करने चाहिए। सिख कह देते हैं ठीक है यार, अपने सिख भरा ही ने, ठीक है, 8 सिख है तो ठीक है, अपने सिख बंदे ही हैं तो वो दे दिया करेंगे एडवाइस। कहते ओके। कहते एक चीज और, इन 8 सिखों को जो है वो एडवाइस देने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर होगा, ब्रिटिश ऑफिसर इनको एडवाइस करेगा, ये वो एडवाइस देन दिलीप सिंह को देंगे। कहते हम 8, ये अकेला ठीक है कर लो, रख लो, तो वो एक ऑफिसर जो है वो रख लिया गया। थोड़ा टाइम बीता तो पता चला कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर जो है ये एंटी सिख पॉलिसीज जो है वो बना रहा था, एंटी पंजाब पॉलिसीज या एंटी सिख पॉलिसीज जो है ये बंदा बना रहा था। सिखों को गुस्सा आ गया, सिखों ने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी। यहाँ पे इस बंदे को मार डाला और कुछ ब्रिटिश गोरे ऑफिसर जो थे उनको मार डाला। लॉर्ड डलहौजी जो है वो नई फौज भेजता है यहाँ पे और सिखों को हरा देता है और उसी के साथ ये सारा रीजन भी चला जाता है इनके पास। ठीक है, सारा नहीं जाता, इसकी अलग से स्टोरी है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो इनके फौज में जो है एक राजा हरि सिंह जो है वो हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि देखो मुझे पता था कि सिख जो है वो हार जाएंगे, तो तुम ऐसे करो, मेरे पास ना सिखों के पास पैसे भी नहीं अभी, तो मेरे पास ना 60-70 लाख जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तुम ऐसे करो, मेरे से 60-70 लाख ले लो और इसमें से ना सिर्फ JNK वाला एरिया जो है ये निकाल के मुझे दे दो। ठीक है, तो ब्रिटिश वालों ने सोचा, कहते यार यहाँ पे बर्फ भी बड़ी पड़ती है, पहाड़ भी बहुत है, एरिया भी ठीक ठाक सा नहीं है, तो इसको कहते हैं ठीक है, तू ऐसे कर, तू 70-75 लाख हमें दे दे, ठीक है, और ये एरिया का तू राजा बन जा। तो उसको वो एरिया दे दिया जाता है, बाकी सारा एरिया जो होता है वो ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है, ये सारा एरिया। ठीक है, ये सारा एरिया पूरे इंडिया के ऊपर अब ब्रिटिश वालों का राज है। ठीक है, सारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश जो है उनका राज हो चुका है, सिर्फ JNK को छोड़ के। ठीक है, अब मीनवाइल क्या होता है, जब ये सारा सब कुछ हो चुका है, अब 1877 में क्या होता है, 1877 में जार जो है वो दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर आता है। ठीक है, अब अंग्रेज क्या करते हैं, अब सब कुछ है अंग्रेजों के पास, अब कहते हैं अब अफगानिस्तान जीतेंगे। ठीक है, जार आ रहा है, पहले अफगानिस्तान को जीत लेते हैं, बाकी जार जब आएगा उसको तब देखेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान में घुसेगा कैसे, हमने पकड़ा हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान में घुसेगा तो उसके बाद से इंडिया में आएगा। ठीक है, तो जार के अफगानिस्तान पहुंचने से पहले हम अफगानिस्तान को जीत लेते हैं, रिसोर्सेज भी बहुत है, पंजाब भी हमारे साथ है, पूरा इंडिया जीत चुके हैं। दोबारा जाते ही अफगानिस्तान, फिर हार जाते हैं वहां पे। ठीक है, अफगान इतने ज्यादा स्ट्रांग थे ना, पठान जो है इतने ज्यादा स्ट्रांग जो थे, सिर्फ उन्हें ये रणजीत सिंह जो थे यही काबू में रख सकते थे। ठीक है, अब उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, और किसी के काबू में वो आते नहीं है। ब्रिटिश वालों ने ट्राई किया, फिर हार गए। ब्रिटिश वालों ने कहा छोड़ो, अफगानिस्तान हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, वही ना चलाक लूमड़ी अंगूर खट्टी, कहते हमें अफगानिस्तान चाहिए नहीं, मिट्टी है वहां पे, है क्या, कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, हम ऐसे करते हैं, ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है, उस टाइम पाकिस्तान हमारा ये हुआ होता था, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में एक लाइन खींच देते हैं, उस लाइन का नाम है दुरंद लाइन। ठीक है, एक लाइन खींच दी जाती है और चालाकी उन्होंने क्या की, अफगानिस्तान का एरिया बलूचिस्तान, ठीक है, ये वाला एरिया ऊपर वाला, ठीक है, उसके बीच में से लाइन खींची कि आधे पठान इधर आ जाएं, आधे पठान उधर चले जाएं। ये चालाकी किस वजह से की कि इनको जो है वो अपना बताएंगे, ठीक है, इन्हीं की फौज बना के इन्हीं पठानों को अपने पठान भाइयों से लड़वाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से दुरंद लाइन जो है वो खींची हुई। अब यहाँ पे नेपाली है, ठीक है, नेपाल के लोग, गुरखा आर्मी की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा साथ में जब ये सिखों को जीत लिया तो एक सिख रेजिमेंट जो है वो बनाई गई। ठीक है, पंजाब में भी, और ब्रिटिश फोर्स जो वहां पे इंग्लैंड में है वहां पे भी एक सिख रेजिमेंट जो है वो बनाई गई। ठीक है, अब आ गए नेपाल के ऊपर। तो नेपाली जो है, ये गुरखा आर्मी जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कभी यहाँ पे घुस के उत्तराखंड में आ जाती है, कभी हिमाचल में आ जाती है, कभी इधर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे अटैक कर देती है।
तो इनको हराने के लिए, गुरखा आर्मी को हराने के लिए इनके साथ संधि की गई। ठीक है, संधि के तहत क्या किया गया, पंजाब यहाँ पे इंडिया में एक गुरखा रेजिमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की गई और ब्रिटेन में भी एक गुरखा रेजिमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो यहाँ पे गुरखा रेजिमेंट सेट करने के बाद यहाँ पे एक और लाइन खींची गई जिसको मैकमोहन लाइन जो है वो कहा जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में एक मैकमोहन लाइन जो है वो खींची गई और इन दोनों लाइंस के बीच में ये दुरंत लाइन और ये मैकमोहन लाइन, इन दोनों के बीच में ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो है वो पहचान में आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है 1850 के आसपास हम जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1850 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब जो ऑफिसर जो है क्या कहते हैं, ये जो है ब्रिटिश वाले जो है सारा इंडिया जो है वो जीत चुके हैं। अब उन्होंने ध्यान देना है अपने बिजनेस की तरफ। ठीक है, तो अब स्टोरी जो है वो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अठारह सौ 50 जो है वो आ चुका है। ठीक है, सारा इंडिया ये जीत चुके हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन इन्होंने बैठ के प्लान बनाते कि अच्छा देखो सारा इंडिया अब हम जीत चुके हैं। ठीक है, अब ऑफिसर्स जो है वो तो बाहर से आएंगे। ठीक है, सिविल सर्वेंट जो है वो तो बाहर से आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ भी तो चाहिए होता है। ठीक है, अब जब क्लरिकल स्टाफ को हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है तो उनको बहुत सी हमें जो है उनको जो पेमेंट वगैरह जो हमें देनी पड़ती है वो कंपैरेटिवली हाई पेमेंट जो है वो हमें देनी पड़ती है। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि इंडियंस जो है उनको अंग्रेजी बोलना सिखाएं। ठीक है, उनको अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। ठीक है, और उनको जो है कम पे पे, ठीक है, चीप लेबर के ऊपर हम उन्हें जो है क्लर्क जो है वो लगा देंगे। ठीक है, क्लरिकल स्टाफ जो है वो हम इंडिया से ही रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो किसी ने बोला कि हम ऐसे करते हैं कि ये काम जो है वो करते हैं। कहते प्लान तुम्हारा ठीक है लेकिन कोई ऐसा खास रीजन जो है ना वो हमें नहीं मिल रहा। तो कहते ऐसे है कि अगर हम उन्हें इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना तो जब तक हम जो ये जो है हिंदुस्तानी जो है ये जब तक जो है हिंदी भाषा में पढ़ते रहेंगे या अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते रहेंगे, जब तक एक पंजाबी जो है पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ता रहेगा, जब तक एक तमिल जो है वह तमिल लैंग्वेज में पढ़ता रहेगा, उस वजह से क्या होगा कि इन्हें अपनी भाषा के ऊपर गर्व जो है वो रहेगा। और जब तक इन्हें अपनी भाषा के ऊपर गर्व रहेगा ये अपने ऊपर गर्व करते रहेंगे। ठीक है, इसी वजह से इन्हें इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि इन्हें अपनी भाषा जो है उसके ऊपर गर्व ना रहे। ठीक है, और ये खुद को हमेशा छोटा ही देखे। ठीक है, और दूसरा हमें ये जो है ये तो क्लरिकल स्टाफ तो मिलेगा ही, उसका फायदा एक और होगा कि हम ऐसे करेंगे कि इनके टेस्ट जो है वो इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, इनके टेस्ट इंग्लिश बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था 1750 में क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे आ चुकी है। क्यों आई? क्योंकि ये जो थे ये जंग वगैरह जो है ये हार चुके थे। अब यहाँ पे पैसे जो है यहाँ से पैसे जाके यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो होनी शुरू हो गई थी। ब्रिटिश के पास ज्यादा पैसा आ रहा था, वहां पे उन्होंने क्या किया, मशीनें लगानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे आ गई। अब उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आए 100 साल हो चुके हैं, 1850 आ चुका है। ठीक है, अब जो सामान वहां पे बना रहे हैं उसको बेचना भी तो है। ठीक है, अब उसको बेचेंगे कैसे, उसके लिए पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे ज्यादा थी, तो इंडिया को बोला कि हम इंडिया को मार्केट बनाते हैं। अब इनके लोगों को क्या करते हैं, इनको थोड़े से इंग्लिश मैनर्स जो है वो सिखाते हैं ताकि ये लोग जो है हमारी फैक्ट्री में बनी हुई चीजें उसको खरीदें। ठीक है, वो कैसे खरीदेंगे कि हम इनके टेस्ट जो है वो चेंज करेंगे। टेस्ट किस तरीके से चेंज करेंगे, जैसे हम जो इंडियंस जो है ना आज भी जो है बहुत सी जगहों पे जो कफन जो है वो कहा जाता है कि वो कफन जो है वो सिलना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब वो एक सादा कपड़ा होता है। ठीक है, उसको बिना सिले जो है वो पहनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान्यता ये है कि अगर कफन में जो है आप बॉडी जो है वो कफन सिला हुआ होगा तो उसको जो है
मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप अदरवाइज भी देखते होंगे कि हम इंडियंस जो थे वो पहले धोती पहनते थे, ठीक है, कुर्ता पजामा बाद में आया, पहले धोती जो है वो पहनी जाती थी। पंजाब में पहले चादरा जो है वो पहना जाता था, ठीक है, पंजाब में चादरा पहनते थे और बाकी इंडिया जो है वहां पे धोती पहनते थे। लुंगी भी कह सकते हो, कई किसी जगहों में उसको लुंगी जो है वो कहा जाता है। नाम अलग अलग चीज, नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, ठीक है, कि कपड़ा जो है वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, खुला हो कपड़ा, ठीक है, तो वो पहना जाता था। अब अंग्रेज जो थे वो खुली धोती तो बनाते नहीं थे, ठीक है, उनको जो है स्टिचिंग करके वो पजामा वगैरह जो है वो पहनते थे। तो उन्होंने इंडियंस को आके बोला कि पहले तो जो है ये जो धोती वगैरह पहनते हैं उनको चेंज करो, इनको 3 पीस सूट पे लेके आओ, ठीक है। जो एलीट क्लास होगी वो मैनचेस्टर का जो अच्छे टेक्सटाइल का कपड़ा होगा वो पहनेगी, ठीक है, और जो दूसरी क्लास होगी उसके लिए हम कॉटन का कपड़ा जो है वो बना देंगे, वो उसको पहनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है एक काम ये किया जाएगा कि इंडिया जो है उसमें मार्केट जो है वो क्रिएट की जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज उन्होंने क्या की, इंडियन से आके उन्होंने बोला कि ये इंडियन जो है ये सुबह सुबह उठ के गाय का ऐसे धार निकाल के ऐसे दूध पी जाते हैं, ठीक है, इनको इनकी आदतें जो है वो चेंज करनी है, इनको सीसीडी में लेके जाना है, इनको स्टारबक्स जो है वहां पे लेके जाना है, ठीक है, तो उस चीज को भी कमर्शियलाइज करना है। तीसरी चीज इन्होंने क्या की, इन्होंने बोला कि यार ये तुम लोग चाय क्यों नहीं पीते हो, ठीक है, तो चाय तुम क्यों नहीं पीते। अंग्रेजों ने ये भारतीय जो थे उन्होंने बोला चाय हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि चाय पीने से ना काले हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा यार काले हो जाते हैं, कहते हैं हम तो इतने टाइम से पी रहे, हम तो काले हुए नहीं, तुम कैसे काले हो जाते हो। अब इसी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने ना इनको कालू कालू कहना शुरू कर दिया। और मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो 1856 की जो लड़ाई जो थी ना, 1856 का रिवोल्ट, वो हुआ ही इस वजह से था क्योंकि अंग्रेज जो थे वो तुम्हें कालू कालू कहते रहते थे, ठीक है, तो तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने उठा के रिवोल्ट कर दिया। तीसरा रीजन ये था कि चाय जो है वो पियो, ठीक है, अब चाय पियोगे तो चाय की कमर्शलाइजेशन जो है वो होगी, ठीक है, चाय पीनी स्टार्ट की। अब जब इंडियंस चाय नहीं ना पीते थे उसी वजह से ये कॉफी लेके आएंगे, ठीक है, कि ठीक है चाय पीने से काले होते हैं, कॉफी पीने से नहीं होते, कॉफी पियो, ठीक है, कॉफी लेके आएंगे। चौथा इन्होंने बोला कि यार जो आदमी काला होता है ना वो हैंडसम नहीं होता, ठीक है, तो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्शन जो है ना, और स्पेशली गर्ल्स जो है तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन जो है वो बड़ी डार्क है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए हम एक चीज लेके आते हैं, वो चीज है फेयर एंड लवली, ठीक है, तो तुम ये लगाओ, ठीक है, तो तुम गोरे हो जाओगे। लड़कियों के लिए बना दी फेयर एंड लवली। लड़के बोलते यार, लड़के गुस्सा खा गए, ठीक है, गुस्सा मतलब ऐसे सैड सा फेस बना लिया उन्होंने, तो कहते हैं सर उनको तो दे दिया, हमारे लिए क्या, कहते हैं तुम्हारे लिए भी लेके आएंगे, तुम्हारे लिए लेके आएंगे फेयर एंड हैंडसम, ठीक है, तो ये कमर्शलाइजेशन की यहाँ पे मार्केट की। और उसी के साथ साथ जब एक अंग्रेज आया ना तो उसने देखा कि एक बंदा जो था वो नमक लगा के ना अपनी उंगली पे तो ब्रश कर रहा था, ठीक है, तो अंग्रेज बोलते ये क्या कर रहे हो, कहता मैं अपने दांतों की सफाई कर रहा हूँ। कहते ऐसे थोड़ी करते हैं दांतों की सफाई। कहता फिर कैसे करते हैं। कहते एक चीज होती है टूथपेस्ट। कहता अच्छा। कहता उसको लगाते हैं ब्रश के ऊपर फिर सफाई करते हैं। कहता अच्छा अच्छा उससे क्या होता है। कहता उससे दांत जो है वो साफ हो जाते हैं, ठीक है। और कहता मतलब कहता ये क्या चीज होती है। कहते ऐसे अलग अलग ब्रांड होते हैं, जैसे क्लोजअप हो गया, कोलगेट हो गया, तो उनकी ऐड बनाई, क्लोजअप की ऐड बनाई, ठीक है, उसकी ऐड बनाई, क्या कहते हैं कोलगेट की ऐड बनाई, तो वो काम हो गया शुरू। फिर जब सारी मार्केट जो थी सैचुरेट हो गई ना, सभी लोग कोलगेट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग क्लोजअप की तरफ चले गए। तो फिर आगे पूछते हैं, कहते तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। कहते नहीं वो तो नहीं है। कहते अब नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें नमक भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है अपनी मार्केट जो थी उन्होंने एक्सपेंड करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि हम इंडियंस पहले क्या करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, ठीक है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो काफी ज्यादा फेमस था। अब वो क्या करेंगे, अंग्रेज क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट ही बंद करवाएंगे। वो किस तरीके से करवाते हैं, इन्होंने क्या किया, जो इलीट सेक्शन जो था आपका उसको पढ़ा लिखा दिया। इलीट सेक्शन कौन है आपका, राजे महाराजे, ठीक है, उन लोगों को पढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर दिया, उनको उनके टेस्ट जो है वो चेंज कर दिए, ठीक है। जो महाराजा पहले पगड़ी पहनते थे, जो आपके हैंडीक्राफ्ट जो है वो बनाया करते थे, जो आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनके बनाई हुई चीजें जो है वो पहना करते थे, उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया कोट पैंट पे, ठीक है। और वो अंग्रेजी कपड़ा जो है, जो मैनचेस्टर से आता है कपड़ा, उसके कोट पैंट जो है वो सील के 3 पीस सूट जो है वो पहनते हैं, ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई, ठीक है। तलवारें जो है, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, जो हमारी आयरन इंडस्ट्री थी, या जो हमारे ब्लैकस्मिथ जो थे, जो तलवारें बनाया करते थे, इतनी बेटर क्वालिटी की, बहुत बेहतर क्वालिटी की तलवारें जो है वो बनाया करते थे, वो इंडस्ट्री बंद करवा दी, गन्स ले आए, ठीक है, गन्स ले आए।
तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारा सारा हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री जो थी, इसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कर दी गई। अब जब ये लोग जो है ये वहां पे काम करते थे, उनको काम नहीं मिलेगा, काम उनको देता कौन था? ये राजे महाराजे देते थे, ठीक है। उसने किसी राजा के लिए तलवार बना दी, उसमें मोती वगैरह जो है वो जड़ दिए, राजा उसके काम से खुश हो गया, ठीक है। उसको सोने का हार दे दिया या कुछ दे दिया, उसका काम चलता रहा, ठीक है। बाकी जो छोटा मोटा काम जो है उसको आता ही रहेगा, ठीक है, छोटी मोटी जगहों से जो बाकी नॉर्मल लोग उससे काम करवाते हैं उससे, तो उसका घर बार जो था वो वहां पे चलता रहता था। अब राजाओं का टेस्ट ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो वो लोग जो थे अब वो मूव कर गए एग्रीकल्चर की तरफ, ठीक है, एग्रीकल्चर की तरफ। अब ये क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को भी इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, एग्रीकल्चर में लोग जो है वो ज्यादा घुस गए, ठीक है। जो साइज हुआ करता था वो कम हो गया, ठीक है। मान लो पहले 4 भाई थे, 4 में से एक भाई जो है वो ब्लैकस्मिथ का काम करता था, दूसरा टेक्सटाइल का काम करता था, तीसरा अपना गुड़ वगैरह जो था वो बना लेता था, ठीक है। तो ये खादी का कपड़ा बनाता था, ये यहाँ पे हलवाई था, कुछ भी काम बना लेता था, ठीक है। ये चौथा भाई क्या करता था, ये किसानी करता था, ठीक है। अब इन तीनों भाइयों के पास टाइम नहीं था कि वो किसानी कर सके, तो इन तीनों भाइयों ने ये सारा जो था इसको दिया हुआ था, तो इसको कहते थे तू किसानी कर ले, हमें हमारे हिस्से की कनक जो है या जो भी जो है वो हमें हमारे हिस्से का वो तू दे देना, ठीक है, जितना हमारा साल का खर्चा जो है वो निकल जाए, ठीक है। तो वो चारों भाइयों का ये जो था ये काम ये करता रहता था और ये अपना प्रॉफिट अलग से कमा लेता था, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो थी वो ज्यादा हो जाती थी। अब खेतों का साइज छोटा हो गया, भाइयों ने आके बंटवारा करना शुरू कर दिया, खेतों का साइज छोटा हो गया और उसी के साथ पहले बेचने वाला, मार्केट में बेचने वाला ये अकेला बंदा था, सामान ज्यादा था, सामान कम हो गया, बेचने वाले 4 हो गए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो था उसमें जो था वो आ गया, लोग ज्यादा आ गए, मार्केट उतनी ही है और जो हिस्सा जो है बांटने वाले वो ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, एग्रीकल्चर का भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ अंग्रेज जो थे ये चीजें खरीदते नहीं थे, ठीक है। किसान जो थे जब इनमें ये जो थे यहाँ पे ये फंस जाते तो ये किनके पास जाते, मनी लेंडर्स के पास, ठीक है। अब उतना पैसा आ नहीं रहा, ठीक है, पैसा ज्यादा चाहिए तो मनी लेंडर्स के पास जाते थे। मनी लेंडर क्या करते थे, इनको भारी ब्याज पे इनके ऊपर इनसे जो है वो खरीदते थे, इनको पैसे जो है वो दे देते थे और जब पैसे लौटा नहीं पाते तो इनका खेत जो थे वो रख लेते थे, ठीक है। तो मनी लेंडर और अमीर होना शुरू हो गए। अब इसी वजह से क्या होगा कि आपके पेजेंट अपराइजिंग जो है वो शुरू होंगे, ठीक है, पेजेंट अपराइजिंग्स। अब यही सारे कारण मिलके, ठीक है, यही सारे रीजंस जो है वो मिलके, उसके अलावा बहुत से रीजंस बनेंगे, वो सती बैन हो जाएगा, ये इंडियन के जो कल्चर जो है उसमें दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर देंगे, सती बैन हो जाएगा, गर्ल्स को पढ़ाने की बात जो है वो की जाएगी और जो रूढ़ी भारतीय जो है वो इस चीज को चाहेंगे नहीं, गर्ल्स पढ़ जाएंगी तो सवाल करेंगी, ठीक है, धर्म के खिलाफ जो है सवाल किए जाएंगे, ठीक है, और जो धर्म के नुमाइंदे जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी वजह से, इन्हीं सारी रीजंस की वजह से जो आपका 1856 का रिवोल्ट जो है वो होगा, ठीक है। वहीं पे आते हैं स्टोरी पे वापस, ठीक है। तो ये पहुंचे दोबारा, अब ये जो है पेजेंट्स अपराइजिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो देखता था आपके ब्रिटिश वाले, ठीक है। तो जब भी इनके खिलाफ रिवोल्ट होते तो ब्रिटिश कहते कि तुम तो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, तो हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, तो हम उसके लिए तुम्हें पनिश करेंगे, ठीक है। तो वो इनको डंडे वंडे मार के भगा देते। तो एक बार किसानों ने क्या सोचा कि हम ऐसे करते हैं, हम ब्रिटेन वालों के पास खुद ही जाते हैं, ब्रिटिश के पास खुद ही जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि सर हमें बताओ, हमें परेशानी ये, हमें ऐसी परेशानी है, हमें इससे बाहर निकालो। ब्रिटेन वाले कहते हैं देखो यार हम तुम्हारे जैसे नहीं है, ठीक है, सुबह पराठे खा लिए, दोपहर को भटूरे खा लिए, रात को नान खा के सो गए, तुम ऐसे करो, तुम्हें अगर कुछ उगाना ही है ना तो तुम ऐसे करो, तुम यहाँ पे जूट उगा लो, ठीक है, वो हमारे काम का है, हाथों हाथ खरीद देंगे, रबर उगा लो, ठीक है, ओपियम उगा लो, अफीम की खेती कर लो, ठीक है, चाइना वाले बहुत खरीदते हैं, उनको बेच देंगे, हाथों हाथ हम खरीद देंगे, शुगर केन उगा लो, ठीक है, शुगर केन उगा लो, टी उगा लो, ठीक है, ऐसी चीजें जो है वो उगाओ, इंडिगो उगाओ, इंडिगो नील की खेती करो, ठीक है, तुम्हारी नील जो है वो काफी ज्यादा वो अच्छी होती है, हमारा जो कपड़ा है हम उसको नील देंगे, ठीक है, वो उगाओ। तो इनको क्या कहते हैं सर, इन सब उगाने से क्या होगा, कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, हाथों हाथ खरीदेंगे, तुम्हें साथ ही के साथ पैसा दे दिया करेंगे। तो जब किसानों ने ये सब उगाना स्टार्ट किया तो उनको धीरे धीरे पता चला कि नील की खेती से तो हमारी जो जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये जिम्मेदारी सिस्टम जो है वो ले आए, ठीक है, तो जमींदारों ने इनकी जमीनें जो थी उनके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इन सारे रीजंस की वजह से फाइनली 1856 में रिवोल्ट हो जाएगा, ठीक है। वो रिवोल्ट मैं आपको अच्छे से नहीं करवाऊंगा इस क्लास में, लेकिन जब हमारी मेन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो रिवोल्ट
ऑलमोस्ट सबको पता है उस रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। मैं वो चीजें करवा रहा हूँ जो चीजें आपको पता नहीं है, ठीक है। तो रिवोल्ट जो है वो उस क्लास में आपको अच्छे से करवाया जाएगा। अभी थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा स्किप कर देंगे, थोड़ा सा बता दूंगा रिवोल्ट के बारे में आपको, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से आपका रिवोल्ट हो जाता है, अलग अलग जगहों पे होता है, जैसे दिल्ली में होता है, फिर अलग अलग आपके लीडर जो होते हैं खड़े होते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो सारे लीडर्स जो है वो अलग अलग जगहों पे आपके आ जाते हैं और फाइनली ये जो है रिवोल्ट जो है उसको क्रश कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1856 का रिवोल्ट जो है वो आपका क्रश हो जाता है। अब उसके क्रश होने की वजह से किस तरीके से उसको क्रश किया गया वो देखो, ठीक है। रिवोल्ट एक जगह पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। मान लो आपका बिहार वाला एरिया हो गया या आपका दिल्ली वाला एरिया जो था, वहां पे मेनली रिवोल्ट जो है उन्हीं ऊपर वाले रीजन्स में, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सॉरी दिल्ली, बिहार, यूपी, इन एरियाज में आपका रिवोल्ट जो है वो हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने वहां पे दिमाग क्या लगाया, उन्होंने जितने भी अपने न्यूज़पेपर जो थे ना वो बंद कर दिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जहां जहां पे रिवोल्ट हो रहा था सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चला कि रिवोल्ट हो रहा है, बाकी देश में, पूरे देश में खबर ही नहीं हुई। उसके अलावा अपना टेलीग्राम सिस्टम जो था वो बंद कर दिया, ठीक है। ट्रेन जो इनकी चलती थी वो बंद कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बंद कर दी, पूरे भारत को पता ही नहीं चला कि कोई रिवोल्ट हुआ भी है। उसके अलावा क्या किया इन्होंने, पंजाब की जो गुरखा आर्मी जो थी और नेपाल, सॉरी पंजाब की सिख रेजिमेंट जो थी और इसका नेपाल की गुरखा आर्मी जो थी, एक्सटर्नल फोर्सेस उनको बुलाया, उनको बोला कि इनको हमें क्रश करना है, ठीक है। तो पंजाबियों ने उनको ज्यादा ही क्रश कर दिया, ठीक है, उनको रोक लिया उनको वहीं पे। तो पंजाबियों को क्या पता था कि कौन सा रिवोल्ट जो है किनके खिलाफ लगा हुआ है, ठीक है। तो पंजाबियों ने उनको वहीं पे रोक दिया, रिवोल्ट जो था आपका वहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस रिवोल्ट को आगे उन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्राउन ने फिर फाइनली क्या डिसाइड किया कि कंपनी जो है उससे रूल नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है हम कंपनी को ओवरटेक करेंगे। आज के बाद क्वीन जो होगी वो इंडिया के ऊपर रूल करेगी, ठीक है। और क्वीन ने आने से पहले कह दिया कि मैं आने वाली हूं, तो अच्छे दिन में आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वीन ने आते ही मैसेज कर दिया, लोग बड़े खुश हो गए कि हमने कंपनी बंद करवा दी। ये पता ही नहीं कि अब क्वीन जो है वो रूल करना शुरू कर देगी। पहले कंपनी रूल कर दी थी, उससे पहले मुगल रूल कर रहे थे, उससे पहले आपके राजा वगैरह जो है वो रूल कर रहे थे। आजाद तो तुम कभी भी नहीं थे, ठीक है। लोगों को लगा क्वीन आ गई है तो अच्छे दिन आने वाले हैं, लोग खुश हो गए। लोग खुश इस वजह से भी थे कि उनको लग रहा था कि हमने रिवोल्ट किया और हमने कंपनी बंद करवा दी। असल में कंपनी बंद होने के पीछे रीजंस कुछ और थे। वो रीजंस क्या थे, वो जो आपके चार्टर एक्ट्स जो हैं, जो मैंने आपको पॉलिटी में भी करवाए थे, वो थे, ठीक है। उनको भी एक बार दोबारा से यहां पे समझा देता हूं, जो सिर्फ हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी कंपनी कब बनी थी? 1600 में। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में बन जाती है, ठीक है। 1750 में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो वहां पे कैपिटलिस्ट क्लास जो थी वो इमर्ज कर गई। कैपिटलिस्ट क्लास जो थी वो इमर्ज कर गई। कैपिटलिस्ट क्लास ने वहां पे अपने जो क्वीन जो थी या अपनी जो वहां की राज्यसभा जो थी, सॉरी वहां की पार्लियामेंट जो थी, उसको ये बोला कि 150 साल हो चुका है, ठीक है, कंपनी को बने हुए, और हम जो है अब अच्छी वाली प्रोडक्शन जो है वो हम करना शुरू कर दिए। तो कंपनी को 150 साल तक हमने जो है मोनोपोली दी हुई है, तो अब उससे मोनोपोली जो है वो हमें ले लेनी चाहिए। क्यों ना हम खुद ही जाके इंडिया के साथ व्यापार करें। क्राउन ने उस टाइम पे क्या बोला, या आपकी पार्लियामेंट जो थी उसने उस टाइम पे क्या बोला कि देखो 150 साल इनको, मैं आपकी बात हम समझते हैं कि 150 साल इनको हो चुके हैं, लेकिन ये 150 साल से अच्छा भला उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या पता उस तरीके से रूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा भला हमें मुनाफा दे रही है, तो हम कंपनी को भी नहीं हटा सकते। तो कैपिटलिस्ट ने क्या सोचा, ये जो उनकी पार्लियामेंट थी ना, वहां पे भी दो हाउसेस थे, एक था आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरा था हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन जो आज का आपका राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड जो आपका आज का, सॉरी कॉमन जो है आज का लोकसभा है, लॉर्ड जो है जो आज का राज्यसभा है। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, ये जो था ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, ये उतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट ने सोचा, कैपिटलिस्ट जो थे वो इसके मेंबर्स थे, कैपिटलिस्ट, इसके पास उतनी पावर जो है वो नहीं हुआ करती थी, सारी की सारी पावर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या बोला कि हम ऐसे करते हैं, धीरे धीरे इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। और ये पावर जो है वो एकदम से एक झटके से नहीं आ जाएगी, ठीक है। मान लो 10 साल में 10% पावर जो है वो मिल गई, ठीक है, अगले 10 सालों में कुछ और पावर जो है वो मिल गई। ऐसे धीरे धीरे जो है इसकी पावर को शिफ्ट होने में धीरे धीरे 80 to 90% पावर जो है वो इनके पास शिफ्ट हो जाएगी हाउस ऑफ कॉमन्स के पास, ठीक है, लोकसभा के पास
पावर जो है ये शिफ्ट हो जाएगी। अब जैसे वो पावर शिफ्ट हुई, ठीक है, अब जो है पहला एक्ट जो है वो लाया गया, ठीक है, पहला एक्ट जो लाया गया वो लाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट में क्या कह दिया गया कि कंपनी जो अब तक मोनोपोली के साथ भारत के साथ ट्रेड कर रही थी, तो उसकी मोनोपोली जो है अगले 20 साल के लिए मोनोपोली रहेगी, देन उसके बाद मोनोपोली जो है वो उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 20 साल बीते, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 20 साल बीते 1793 आ गया, ठीक है। तो आपका पहला चार्टर एक्ट 1 जो है वो आता है, ठीक है, उसमें ये कह दिया जाता है कि अगले 20 साल के लिए और रूल कर लो, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। देन 20 साल फिर बीतते हैं, 1813 जो है वो आ जाता है, चार्टर एक्ट 2 आता है, ठीक है, उसमें ये कह दिया जाता है कि तुम्हें 20 साल की मोनोपोली दी जाती है, लेकिन वो मोनोपोली जो है वो अभी पूरी तरीके से मोनोपोली नहीं है, तुम्हें 50% मोनोपोली जो है वो दी जाती है। कुछ कुछ चीजों के ऊपर तुम्हारी मोनोपोली रहेगी, कुछ चीजों के ऊपर तुम्हारी मोनोपोली नहीं रहेगी, कोई भी यूरोप से आके उन चीजों के अंदर जो है ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो ये कह दिया गया 1813 में मोनोपोली 20 साल के लिए दे दी, लेकिन 50% चीजों के ऊपर दी, ठीक है। अब फिर 20 साल बीते, 1833 आ गया, ठीक है। 1833 में क्या कह दिया गया कि तुम्हारी मोनोपोली जो है, मोनोपोली खत्म है, मोनोपोली खत्म है, लेकिन 20 साल के लिए तुम जो है ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या था, पूरी मोनोपोली के साथ 20 साल दिए गए, यहां तक पूरी मोनोपोली चल रही है, पूरी मोनोपोली के लिए 20 साल दिए गए, यहां पे दोबारा से पूरी मोनोपोली के लिए 20 साल दिए गए, यहां पे 1813 में आधी मोनोपोली रख ली, ठीक है, लेकिन 20 साल रूल करने दिया। यहां पे सारी मोनोपोली जो है वो रख दी कि कोई भी आ सकता है, कोई भी आकर ट्रेड कर सकता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल के लिए ट्रेड जो है वो कर सकती है। 1853 आया, ठीक है, 1853 आया, वहां पे ये बोल दिया नो मोर 20 ईयर्स, कि अब तुम्हारे पास 20 साल की मोनोपोली अब तुम्हें नहीं दी जाएगी, हां तुम ट्रेड कर सकते हो जब तक क्वीन चाहे, जब तक क्वीन की मर्जी है तब तक तुम ट्रेड कर लो। और 1856 में क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है, और तुम्हें लगता है कि तुम जो है, तुम लोगों ने उस रिवोल्ट करके उस कंपनी को हटा दिया। प्लानिंग तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, 1750 से उसको हटाने की प्लानिंग जो है ब्रिटेन में शुरू हो चुकी थी। इसने सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम किया, रिवोल्ट ने, जहां ये कंपनी हो सकता है 1853 के बाद 1863 तक 10 साल चल जाती, 8 साल चल जाती, 12 साल चल जाती, बस वो कंपनी 1856 में, इसके 3 साल बाद ही वो खत्म हो गई, वो खत्म अदरवाइज भी होने वाली थी, ठीक है। तो वो कंपनी 1856 में वो खत्म हो जाती है। तो अगर रिवोल्ट होता या ना होता, कंपनी खत्म होने वाली थी, रिवोल्ट ने बस उसको एक कैटलिस्ट का काम किया, ठीक है। अब क्लास जो है अपनी रैप अप कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको कांग्रेस कैसे स्टैब्लिश होती है उसके बारे में करवाना है, ठीक है। तो 1856 का रिवोल्ट जो है वो हो चुका है। अगला हमारा जो एपिसोड है वो स्टार्ट होगा दादाभाई नौरोजी के साथ। दादाभाई नौरोजी की एज, जब ये रिवोल्ट होता है उस टाइम पे उनकी एज जो थी वो 30 इयर्स की थी, ठीक है। तो इनका बर्थ होता है 1825 में। दादाभाई, इनको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं की वजह से कांग्रेस बनेगी, दादाभाई नौरोजी, ठीक है। 1825 में इनका जन्म होता है, और ये पहले ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी बन गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन यानी कि वहां का लोकसभा, यानी कि वहां के लोगों ने चुन के इनको एमपी चुन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दिया था। इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी थे ये, ठीक है। तो ये दादाभाई नौरोजी जो है ये वहां पे बन जाते हैं, और जब रिवोल्ट होता है उस टाइम पे इनकी एज होती है 1856 में 30 इयर्स, ठीक है। उसके अलावा ये ऑलरेडी एक बुक जो है वो लिख चुके थे, बुक काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसी बुक में वो थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ थ्योरी की वो देते हैं, मेरे को अभी नाम भूल गया उसका, वेल्थ ऑफ ड्रेन, हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सॉरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, WEALTH, हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो है इसी बुक में दी जाती है।
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है। बुक की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक इनके द्वारा लिखी जाती है, दादाभाई नौरोजी। अब 1856 के रिवोल्ट के दौरान की एज थी 30, ठीक है। तो 30 एज का जो बंदा होता है काफी समझदार होता है, ठीक है, लॉजिकली सोचता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया अपना कि 1856 में रिवोल्ट हुआ, ठीक है। जो रिवोल्ट जो था वो एक तो पैन इंडिया नहीं था, ठीक है, पूरे इंडिया को पता नहीं लगने दिया। दूसरा, कोई लीडरशिप जो थी वो स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। एक तो पूरी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा, कोई भी प्लान नहीं था, ठीक है, कि प्लान हो रिवोल्ट, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है, कोई भी लीडरशिप जो है वो नहीं थी। अगर जैसे भारतीयों को अब गुस्सा आया 1856 में, हो सकता है 30 सालों बाद फिर से गुस्सा आए, 40 सालों बाद गुस्सा आ जाए, 50 सालों बाद गुस्सा आ जाए। इंडियंस ने क्या करना है, वैसा ही रिवोल्ट दोबारा होगा, फिर से रिवोल्ट जो होगा अनप्लान्ड होगा, कोई उसके ऊपर प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है, बिखरा हुआ रिवोल्ट होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा। अंग्रेज क्या करेंगे, फिर से उस रिवोल्ट को उतनी ही आसानी से कुचल देंगे। इस वजह से इन्होंने क्या प्लान बनाया, जो हमारे पढ़े लिखे जो लोग जो थे वो इनसे मिलने आते थे, वो कल की स्टोरी में अच्छे से करवाऊंगा कि कैसे लोग जो है इनसे मिलने आते हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, एलीट क्लास के लोग, और वो लोग मिलके जो है कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो ये प्लान क्या बनाएंगे, दादाभाई नौरोजी प्लान क्या बनाएंगे, ये बोलेंगे कि हम ऐसे करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा, एक इलीट लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, पढ़े लिखे लोग होंगे, ग्रेजुएट्स जो हैं वो उसमें होंगे, और ऐसे लोग होंगे जो इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स जो है उनको समझते हो और उन प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश तक पहुंचा सके, ठीक है, ब्रिटेन तक उन प्रॉब्लम्स को पहुंचा सके, और हम उनसे मांगे नहीं, ठीक है, उनसे हम जो है धक्के से वो चीजें लेने की बदले हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे लिए आप इतना सा काम जो है वो हमारे लिए कर दो। जब वो इतना सा काम कर देंगे, छोटी सी मांग उनके सामने रखेंगे, जब वो मांग हमारी मान जाएंगे, फिर उन्हें बोलेंगे कि इतना सा काम हमारा और कर दो, फिर उन मांगों को धीरे धीरे और बड़ा करते जाएंगे और बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे एक झटके में, जिस दिन कांग्रेस बनेगी उसी दिन हम उनसे आजादी नहीं मांग लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके हम जो है अपना काम जो है अंग्रेजों से निकलवाएंगे। उनको इस चीज की भनक भी नहीं लगने देंगे कि हमें उनसे आजादी चाहिए, उनको डायरेक्टली बोलेंगे ही नहीं हम, ठीक है, उनको बोलेंगे कि हम जो है हम तुम्हारे अंडर रह के तुमसे सीख के हम जो है काम सीखना चाहते हैं कि कैसे जो है पॉलिटिक्स जो है उसको किस तरीके से चलाया जाता है। हम नहीं सीखना चाहते, आप हमें सिखाओ, ठीक है, आप हमें बताओ, आप हमें गाइड करोगे किस तरीके से जो है रूल किया जाता है। हम भी आपके जैसे जो है, हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं, हमें वो चीज जो है हमें आपसे सीखनी है। तो इस वजह से ये जो है दादाभाई नौरोजी इस माइंडसेट के साथ और इस प्लानिंग के साथ जो है कांग्रेस की स्थापना करवाएंगे, ठीक है। उसी के साथ इसकी एक स्टोरी और भी चलती है, ये स्टोरी है इंडियन स्टोरी, ठीक है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक स्टोरी ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलती है। वो स्टोरी क्या है कि ब्रिटिश जो थे वो थोड़ा सा डर चुके थे 1856 के रिवोल्ट के बाद। उनको ये था कि हमने इंडियंस के लिए रिफॉर्म्स जो है वो किए, ठीक है, लेकिन हमने जब रिफॉर्म्स किए, जैसे सती बैन कर दी या और रिफॉर्म्स किए, तो हमने इंडियन से पूछा ही नहीं कि क्या तुम्हें वो रिफॉर्म्स जो है उसकी जरूरत है या क्या तुम चाहते हो ऐसे रिफॉर्म्स करने के लिए। हमने इंडियंस की भलाई के लिए उनके लिए रिफॉर्म किए, वो इंडियंस को पसंद नहीं है, उन्होंने हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। उसका रीजन क्या था, हमारी इंडियंस के साथ इंटरेक्शन ही नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला अपना, इनका एक जो था डफरिन जो था उस टाइम पे इनका गवर्नर जनरल, उसको बोला कि तू अपना, तेरा एक बंदा है एओ ह्यूम, वो चाहता है कांग्रेस बनानी, ठीक है, तो उसको तुम कांग्रेस बनाने दो। कांग्रेस क्या काम करेगी, कांग्रेस बीच में एक प्रेशर कुकर की तरह, प्रेशर कुकर के ऊपर जो वॉल्व जो होता है उसके तरीके से काम करेगी, ठीक है, कि हम जो है ये मान लो प्रेशर कुकर है, इसके अंदर हम जो है जब भी रिफॉर्म करते हैं तो अंग्रेज जो भारतीय जो है वो गुस्सा खा जाते हैं। गुस्सा खाने की वजह से इनके यहाँ पे भाप जो है वो बनती रहती है और वो एक दिन रिवोल्ट की तरफ फूटेगी, ठीक है। अगर उस भाप को निकलने के लिए एक जगह जो है, एक वॉल जो है अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो भाप किसी दिन फट जाएगी और दोबारा से रिवोल्ट जो है वो हो जाएगा। अंग्रेज उस चीज से डरते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि हम एक कांग्रेस नाम के ऊपर सिटी लगा देते हैं, ठीक है, एक वॉल जो है वो लगा देते हैं ताकि जब यहाँ पे ज्यादा भाप जो है वो पैदा हो तो ये सिटी जो है ये बच जाए, ठीक है, सिटी बच जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि ये लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करने जा रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज जो होंगी वो उसी तरीके से हम पॉलिसीज को अपनी चेंज कर देंगे और कांग्रेस जो है वो उसमें हमारी मदद कर देगी, क्योंकि कांग्रेस हमें पहले बता देगी कि अच्छा, कांग्रेस बताना स्टार्ट कर देगी ना कि तुम लोग जो है ये काम मत करो, ये देश के खिलाफ है,
अपनी मांगे लेके आना शुरू कर दे कि नहीं ये काम जो है आपको नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से इस वजह से कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है वो होती है। ये कहानी कल आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका ये फर्स्ट वर्जन था आपका दादा भाई नौरोजी का, सेकेंड वर्जन है आपका इनका ब्रिटिश वालों का कि किस तरीके से एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस की फॉर्मेशन करवाते हैं। तीसरा वर्जन एक और है, ठीक है, वो वर्जन अगर मैंने आपको करवाया तो वो 20-25 मिनट जो है वो और ले लेगा, इसी वजह से उस वर्जन को कल करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। ये भी आपकी जो क्लास 1 जो है उसी का पार्ट आपका चल रहा है, ठीक है। 3 पार्ट्स में वो क्लास बनेगी, ठीक है। कल जो है कल उसका फाइनल पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो हमारी हिस्ट्री जिसमें हमें नोट्स बनाने और मैंने आपको पूरा इलेबोरेटिवली बनाना है बताना है, अभी सिर्फ जो है आपकी वो चल रही है, एक टाइमलाइन जो है वो चल रही है, अभी सिर्फ एक कंप्लीट स्टोरी जो है वो चल रही है कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री जब अंग्रेज आते हैं, पोर्चुगीज आते हैं, उससे लेके 1947 तक की स्टोरी जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। 2 पार्ट्स हो चुके हैं हमारे, एक पार्ट जो है वो आपका और आएगा और उसी के साथ हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन फाइनली जो है वो हम अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी क्लासेस में जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक करेंगे, जैसे सबसे पहले हम यूरोपियन जो है उनको बुलाएंगे, ठीक है, सारे यूरोपियंस आएंगे तो उनके नोट्स जो है वो मैं आपको अलग से भेजता रहूंगा, वो भी आपको इलेबोरेटिवली समझाता रहूंगा कि कौन सा गवर्नर आया, कौन सा गवर्नर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा पोर्चुगीज गवर्नर जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे कैप्टल हो गया, वास्को डी गामा इंडिया में 2 बार आता है, कौन कौन से ईयर में आता है वो आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीजें जो है जब हम इलेबोरेटिवली क्लास अपनी करेंगे वो सारी चीजें जो है आपको उसमें करवाई जाएंगी। कौन कौन सी ट्रीटीज जो है वो साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या क्या बातें की गई थी, देन उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ पैरोवाल जो है जो दोबारा साइन हुई, उससे पिछली ट्रीटी का नाम जो है वो क्या था, आई थिंक ट्रीटी ऑफ लाहौर था उसका नाम, फिलहाल मैं श्योर नहीं हूं लेकिन आपके नोट्स में वो सारी चीजें जो है वो मेंशन होगी, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स जो है उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक है, और कुछ बुक्स जो है भगत सिंह से रिलेटेड बुक्स है उनका पता होना चाहिए। सचिन सन्याल जो है उन्होंने बुक लिखी है, ठीक है, बंदी जीवन जो है एक बुक वो है, वो सारी बुक्स जो है उनके राइटर कौन है वो सब पता होना चाहिए। महात्मा गांधी कब इंडिया में आते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन सा रिवोल्ट जो है वो पहले स्टार्ट होता है, कौन सी ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में पहले एस्टेब्लिश की जाती है, सॉरी फैक्ट्री जो है कहां पे पहले एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, क्या वो पहली कंपनी बंगाल की थी, ठीक है, या फिर आपकी साउथ में वो पहली एस्टेब्लिश की जाती है या वो सूरत में थी, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो आपको इन्हीं चीजों के ऊपर आपको सवाल आते हैं, ठीक है, और यही चीजें जो है जो हमारे कंप्लीट लेक्चर जो होंगे उसमें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आपकी स्टोरी जो है वो चल रही है, ठीक है। जो इसके साथ साथ जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं उनके नोट्स जो है उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, अगर वो चाहे हैंड रिटन नोट्स तो वो भी बना सकते हैं, अदरवाइज हमारी तरफ से आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी वाले बच्चे जो है उनको अलग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हो, ठीक है। और उसके अलावा आज जो है जो बच्चे आज ही से देखना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके नोट्स जो है वो किस तरीके से बनेंगे। ये आपका एक पेज है, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में एक लाइन खींचो, ठीक है, यहाँ पे अपने नोट्स बनाओ और जो जगह आपकी बचती है यहाँ पे आप अपने नोट्स जो है अपने जो एडिशनल नोट्स जो है वो आप यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नोट्स जो है वो बनेंगे, ठीक है, पीपीएससी वाले बच्चे भी और यूपीएससी वाले बच्चे भी, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो कोर्स जो है अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या इनरोल करवाना चाहते हो आपको, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 8264094255, ठीक है। तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। जो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम जो है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।